गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रकाश यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 3.5 प्रश्न क्रमांक 4 का तीसरा भाग है। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 4 को पढ़िए। प्रश्न क्रमांक 4 को पढ़ के समझते हैं, फिर प्रश्न क्रमांक 4 के तीसरे भाग को पढ़ के समझेंगे, फिर हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 4 क्या है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो प्रश्न क्रमांक 4 की तीसरा भाग है, इस प्रश्न को क्या करना है? सबसे पहले बोला है प्रश्न रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना है। अब रैखिक समीकरण क्या होते हैं मैं आपको याद दिला दूं, वैसे तो पढ़ चुके हो लेकिन फिर भी याद दिला दूं। ऐसा समीकरण जिसका घात 1 होता है उसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। अब बात कर रहा है युग्म का, तो युग्म मतलब होता है जोड़ा, यानी दो समीकरण होंगे जो कैसे होंगे? रैखिक समीकरण होंगे, हमें बनाना होगा और उनका हल क्या करना है? अगर अस्तित्व हो तो बीजगणितीय विधि से हल ज्ञात करना है। बीजगणित विधि से हल ज्ञात करना है तो आप विलोपन, प्रतिस्थापन और वृत्त गुणनखंड, इन तीन विधियों में से किसी एक विधि से हल ज्ञात कर सकते हो। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 4 के तीसरे भाग को पढ़ते हैं, फिर हल करेंगे। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? अब प्रश्न को समझिए। जो प्रश्न क्रमांक 4 का तीसरा भाग है, इस प्रश्न को समझना है। देखिए, टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये हमको बताना है। यश नाम का एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है। वो क्या किया है? टेस्ट एग्जाम दिया है, पेपर दिया है, ठीक है। तो यहां पर प्रश्नों की संख्या नहीं बताया गया है, लेकिन यहां पर जो सही प्रश्न करता है यस, उस सही प्रश्न पर, एक प्रश्न पर 3 अंक मिलते हैं, और अगर अशुद्ध यानी कि गलत करता है तो 1 अंक क्या कर देते हैं? कटौती करते हैं, मतलब घटा देते हैं। तो उसने 40 अंक अर्जित किया है, मतलब प्राप्त किया है। तो हमें क्या निकालना है? प्रश्नों की संख्या। जो टेस्ट परीक्षा में प्रश्न है उन प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना है। और दूसरा शर्त क्या है? यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो 50 अंक अर्जित करता है। यानी कि जो प्रश्न है, अगर वो सही उत्तर करता है, बाद का जो शर्त दिया है, तो उसको 4 अंक मिलते हैं, और अशुद्ध मतलब गलत करता है तो 2 अंक काटते हैं, मतलब 2 अंक घटा देते हैं, तो उसको 50 अंक अर्जित होता है। तो हमें क्या करना है? प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना है। यहां पर एक बार फिर से समझिए। देखो, प्रश्नों को किस में बांटा गया है? शुद्ध प्रश्न में और अशुद्ध प्रश्नों में, मतलब सही प्रश्नों में बांटा गया है। तो यहां पर हम मानेंगे, माना सही। तो फ्रेंड्स, यहां पे मैं मान लिया हूं, माना सही प्रश्नों की संख्या x तथा गलत प्रश्नों की संख्या y है। गलत मतलब अशुद्ध प्रश्नों की संख्या y है, क्योंकि हमें प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना है। और यहां पर जो प्रश्न है वो शुद्ध और अशुद्ध यानी सही और गलत में बांटा गया है, इसीलिए हम माने हैं यहां पे सही प्रश्नों की संख्या x तथा गलत प्रश्नों की संख्या y है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? प्रश्नों की संख्या। तो यहां पे हम लिखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या। देखिए, कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात करेंगे तो शुद्ध प्रश्नों की संख्या और गलत प्रश्नों की संख्या को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। यानी कि सही प्रश्नों की संख्या हम क्या माने हैं? देख सकते हो, x माने हैं, तो x धन गलत प्रश्नों की संख्या हम क्या माने हैं? y माने हैं, तो y। तो हमारा कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आप लोग अच्छा से समझ गए हैं। चलिए अब प्रश्नों को पढ़ते हैं और प्रश्न से हल करते हैं। इसीलिए यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले प्रश्नानुसार या प्रश्न से। आप लिख सकते हो प्रश्न से, क्योंकि अब हमें प्रश्न से हल करना है ना। तो लिख लीजिए प्रश्न से। अब पढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न क्या बोला है? सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, ठीक है। तो हमने सही उत्तर के लिए क्या माना है? देख सकते हो आप, माना सही उत्तर या सही प्रश्नों की संख्या x माने हैं। ये देख सकते हो, सही प्रश्नों की संख्या x है। तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। और 3 अंक प्राप्त किए हैं, सही
उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, क्योंकि सही प्रश्नों की संख्या x है इसलिए 3x। फिर प्रश्न को फिर पढ़ते हैं। अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है, यानी कि 1 अंक घटा दिया जाता है अशुद्ध उत्तर के लिए। तो यहां पर हम अशुद्ध मतलब गलत, ये गलत। प्रश्नों की संख्या क्या माने हैं, y माने हैं, देख सकते हो आप। तो इसमें घटा देंगे, कटौती कर रहा है मतलब घट रहा है, तो ऋण कितना घटा देते हैं कह रहा है 1 अंक कटौती की जाती है, यानी कि 1 अंक घटाया जाता है, तो ऋण 1। और अशुद्ध प्रश्नों की संख्या माने हैं y, तो यहां पे हो जाएगा 1y। तो बराबर कितने अंक प्राप्त करता है कह रहा है 40 अंक अर्जित किया, तो बराबर कितना हो जाएगा 40। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। तथा प्रश्न में फिर दूसरा शर्त क्या है, देखिए अब बोल रहा है सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, है ना। तो सही प्रश्नों की जो संख्या है क्या है x माने हैं हम, तो x और 4 अंक मिलते हैं इसलिए यहां पे हो जाएगा 4x। और फिर प्रश्न क्या बोला है, चलिए पढ़ते हैं। तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटते हैं, यानी कि 2 अंक की कटौती होती है, घटा देते हैं अशुद्ध उत्तर पर, तो 2 अंक घटा देते हैं, तो ऋण कितना हो जाएगा 2। और गलत यानी कि अशुद्ध प्रश्नों की संख्या हम माने हैं y, तो यहां पे हो जाएगा 2y। फिर बराबर कितना अंक अर्जित किया है, तो देख सकते हो आप, फिर 50 अंक अर्जित करता है, तो यहां पे बराबर हो जाएगा 50। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। उम्मीद कर रहा हूं फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये जो समीकरण पहला और दूसरा बना है आप लोगों को अच्छा से समझ में आया है। आप कमेंट्स जरूर करिए। तो फ्रेंड्स ये समीकरण 1 और समीकरण 2 ये हैं आपके रैखिक समीकरण युग्म। देख सकते हैं इस समीकरण में जो घात है वो कितना है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब समीकरणों का घात 1 है। तो इस तरह के समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और यहाँ पे 2 समीकरण है तो रैखिक समीकरण युग्म कहलाएंगे, रैखिक समीकरण का जोड़ा कहलाएगा। ठीक है, अब इसको बीजगणितीय विधि से हल ज्ञात करना है, तो आप विलोपन, प्रतिस्थापन, वृत्त गुणनखंड जो विधि से भी हो हल कर सकते हो। तो यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से हमारा समीकरण नंबर 1 ये है, देख सकते हो। तो यहाँ पर दिया है ऋण 1 y, y का मान निकालेंगे यहाँ से, इसलिए सबसे पहले हम ऋण 1 y को लिखे हैं। फिर बराबर यहाँ पे दिया है 40, तो 40 को लिखते हैं। उसके बाद ये 3x को बराबर की साइड लाएंगे, तो ये 3x अभी धन में है, तो इस साइड आएगा तो ऋण 3x हो जाएगा, बराबर के पक्ष में आया। तो इसको रख लेते हैं हम किस में, कोष्टक में। यहाँ पे ऋण 1 y है तो 1 नहीं लिखा जाता, ऋण y बस लिख सकते हो आप। और बराबर कोष्टक के अंदर 40 ऋण 3x है तो 3x, कोष्टक बंद। फिर आगे क्या होगा, यहाँ पे y है तो y लिख लेते हैं। फिर बराबर ये y से पहले आप देख सकते हो ऋण का चिन्ह है, तो ये ऋण का चिन्ह इस पक्ष में आ जाएगा, तो यहाँ लग गया ऋण का चिन्ह। और यहाँ पे कोष्टक के अंदर 40 है तो 40 ऋण 3x है तो 3x, कोष्टक बंद। कौन वाला ऋण का चिन्ह, ये जो ऋण का चिन्ह है, इसको हम कहाँ लगाए हैं, यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया इस पक्ष में। अब यहाँ से आगे क्या होगा, y बराबर ये ऋण का गुणा 40 के साथ हो जाएगा, तो क्या आएगा, ऋण 40 आ जाएगा। और यही ऋण का गुणा ऋण 3x के साथ होगा, तो इस ऋण में इस ऋण का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ऋण ऋण का हो जाता है धन। और यहाँ पे दिया है कितना, 3x, तो 3x। अब यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, हम 3x को पहले लिखेंगे, तो देख सकते हो आप 3x जो है किस में है, धन में है, तो ये धन में रहेगा 3x। और यहाँ पर ऋण में है 40 तो ऋण 40। इस तरह से ये आ गया आपका y का मान। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर कितना, 3। अब यहाँ पर जो y का मान आया है समीकरण नंबर 3 में, देख सकते हो ये y बराबर क्या आया है, कोष्टक के अंदर 3x ऋण 40 आया है, ये y का मान कहलाएगा। इस y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखना है, जहां पर ये y है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो आप, लाइन खींच सकते हो। y के मान को, y के
मान को, तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिख लिया हूँ y के मान को, y के मान को है यहाँ पे को लिखना जरूरी है समीकरण 2 में रखने पर। और समीकरण नंबर 2 ये है, देख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है, 4x दिया है समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4x, फिर ऋण 2 दिया है तो ऋण 2, फिर ये y है तो y के स्थान पे क्या रखेंगे, ये देखो समीकरण नंबर ये 3 है तो यहाँ पे y बराबर दिया है कोष्टक के अंदर 3x ऋण 40 दिया है। तो यहाँ पे हम कोष्टक के अंदर लिखेंगे 3x ऋण 40। तो फ्रेंड्स ये y के स्थान पे ये y बराबर जो आया है 3x ऋण 40 रख लिए, फिर बराबर है 50 तो यहाँ पे आएगा बराबर 50। इस तरह से y के मान को हम समीकरण नंबर 2 में रख लिए हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 3 से y के मान को समीकरण नंबर 2 में रख लिए हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ गए हैं। अब यहां से आगे क्या होगा, 4x है तो 4x, फिर ये क्या दिया है ऋण 2, तो ऋण 2 का गुणा किसके साथ होगा, 3x के साथ होगा और ऋण 40 के साथ होगा, क्योंकि कोष्टक है यहाँ पर, दोनों कोष्टक में है 3x और 40, तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है यहाँ पर। इस ऐसे कोष्टक में रहते हैं तो कोष्टक का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पे ऋण 3 दूना 6 हो जाएगा, साथ में x है तो x, फिर ऋण 2 का गुणा ऋण 40 के साथ होगा तो देखिए ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन हो जाएगा, 40 का गुणा 2 के साथ होगा तो 40 दूना 80 हो जाएगा, फिर बराबर कितना है 50 है तो 50। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए। अब यहाँ से क्या होगा, आप देख सकते हो ये धन का 4 और ये ऋण का 6, और दोनों किस में है, x में है। ये धन का 4x और ये ऋण का 6x आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो 6 में 4 घटेगा, बचेगा कितना 2x, लेकिन 6 बड़ी है, 6 में ऋण का चिन्ह है इसलिए ऋण 2x बचेगा। फिर धन 80 है तो धन 80, फिर बराबर क्या दिया है 50 दिया है तो 50। अब यहाँ से क्या करेंगे, पक्षांतरण, तो लिख दीजिए पक्षांतरण करने पर, या पक्षांतरण बस लिख रहा हूँ मैं, आप पक्षांतरण करने पर लिख लेना जब हल करना। तो यहाँ पे ऋण 2x है तो ऋण 2x, फिर बराबर 50 को लेंगे हम, बराबर 50। उसके बाद ये धन का 80 है तो बराबर किस साइड आएगा, तो ये ऋण का 80 हो जाएगा। इस तरह से ये पक्षांतरण हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, ऋण 2x है तो ऋण 2x बराबर, देखिए 50 ऋण 80 कह रहा है तो 80 में 50 घटेगा तो बचेगा कितना 30, लेकिन 80 बड़ी है, 80 में ऋण का चिन्ह है इसलिए यहाँ पे बचेगा ऋण 30। तो इस ऋण से इस ऋण को काट देंगे, बचेगा कितना 2x बराबर 30। अब हमें x का मान चाहिए तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 30 बटे ये वाली 2 बटे 2, तो x 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यहाँ पे कितना बचा, 2 कट गया, 3 में 1 बच गया तो बन गया 10, 2 पंछे 10। तो इस तरह से x बराबर कितना आ गया, देख सकते हो 15 आ गया, क्योंकि यहाँ पे था 30 बटे 2, यानी कि 2 जो है हम भाग दे 30 भागित 2 करेंगे तो कितना आएगा 15 दूना 30 होगा। इस तरह से x का मान कितना आ गया, 15 आ गया। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ गए हैं। इस तरह से x बराबर आ गया 15। अब ये x के मान को समीकरण 3 में रखने पर ये रखने पर है, इसको अच्छा से लिख देता हूं, रखने पर। और हमारा समीकरण नंबर 3 क्या बना था, y बराबर कोष्टक के अंदर 3x ऋण 40, ये है हमारा समीकरण नंबर कितना 3। जब समीकरण नंबर 1 को पक्षांतर करके या समीकरण नंबर 1 से जब हल कर रहे थे तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 बना था। तो यहाँ पर हमें x का मान रखना है समीकरण नंबर 3 में। तो दोस्तों यहाँ पे y है तो y, बराबर है तो बराबर, कोष्टक, फिर 3 है तो 3, 3 गुणित x है तो x का मान आया है देख सकते हो 15, तो 3 गुणित 15 होगा। फिर ऋण 40 है तो ऋण 40, कोष्टक बंद है तो कोष्टक बंद। तो इस तरह से x का मान रख लिए हैं। अब आगे क्या होगा, y बराबर, देखिए 3 गुणित 15 है तो 3 का गुणा 15 के साथ होगा तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, फिर ऋण 40 है तो ऋण 40। अब y बराबर क्या आएगा, 45 में 40 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। इस तरह से दोस्तों ये आ गया आपका किसका मान, y का मान। और फ्रेंड्स हमें क्या ज्ञात करना था, कुल प्रश्नों की संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो फ्रेंड्स
हम क्या माने हैं, कुल प्रश्नों की संख्या x धन y, तो यहाँ पे लिखा हूं मैं, अतः कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x धन y है ना। तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का मान आप देख सकते हो आया है 15, तो 15 और y का मान आया है 5। तो देखिए धन y कह रहा है, तो धन 5 बराबर क्या आएगा, 15 धन 5 20। अतः कुल, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया है। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कहाँ पास आपको समझ में नहीं आया है कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आप कमेंट्स नहीं करते हो तो हमें समझ में नहीं आता है कि आप लोगों को हम एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा पाते हैं नहीं। अगर आप कमेंट्स कर दोगे तो हमें ये भी समझ में आएगा कि हमारी गलती कहाँ पास रहती है और आप लोगों को हम कहाँ पास नहीं समझा पाते हैं। इसलिए कमेंट्स जरूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं एक नए सवाल के साथ।